हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है कूलिंग डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ओवर द पास्ट डिकेड, कह रहा है कि पिछले बीते हुए दशकों में इंडियाज रेस्पॉन्स टू एक्सट्रीम हीट हैज सेटल्ड इनटू अ फैमिलियर कोरियोग्राफी। कि भारत का जो रेस्पॉन्स रहा है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट में, जो बहुत ज़्यादा गर्मी है उसको लेकर, एक तरीके का पुराना ही घिसा पिटा तरीका है, एक रूटीन जैसा उनका जो रेस्पॉन्स है वही देखने को बार बार मिलता है। समर्स कम्स, कह रहा है गर्मी आती है, एंड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो भारत का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीए में, रीगर्जिटेट्स, वो बार बार वही चीज़ रिपीट करना। रीगर्जिटेट्स का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज़ को। इट्स टैली ऑफ राइजिंग प्रिपेयर्डनेस, उनकी बढ़ती हुई जो तैयारी है उसकी जो उनकी सूची है वो लगातार उसको रिपीट करते रहते हैं। द 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ गॉन फर्दर, कह रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन है वो हीट वेव्स को लेकर और आगे बढ़ चुका है। रिकमेंडिंग, उन्होंने रिकमेंड किया है दैट हीट वेव्स बी नोटिफाइड एज अ नेशनल डिजास्टर, कि ये जो हीट वेव्स है इसको राष्ट्रीय आपदा मान लिया जाए। आ डेजिग्नेशन दैट वुड अनबोल्ड द डोर टू डेडिकेटेड सेंट्रल फंडिंग, कह रहा है कि एक ऐसा पद इसको दे दिया गया है नेशनल डिजास्टर को, मतलब वो चाह रहे हैं कि उसको राष्ट्रीय आपदा बना दिया जाए, जिससे क्या होगा, बहुत से ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिससे सेंट्रल का एक डेडिकेटेड फंड मिल पाएगा, पैसा मिल पाएगा। अनबोल्ड द डोर का मतलब होता है रास्ते खोलना। बट द हीट एक्शन प्लान, लेकिन जो भारत का हीट एक्शन प्लान है एज करेंटली कंसीव्ड, जो इस समय बनाया हुआ है, कंसीव्ड का मतलब है जो डिज़ाइन किया गया है जिस तरीके से, हैज़ रीच द लिमिट्स ऑफ वॉट इट कैन डू, वो एक तरीके से अपनी लिमिट में पहुंच चुका है, मतलब उसने मैक्सिमम जितना करना था कर दिया था जितना वो कर सकता था। इवन द एनडीएमए कंसीड्स, कंसीड्स का मतलब होता है एडमिट करना, कि एनडीएमए भी ये मानता है दैट द क्वालिटी ऑफ दीज प्लान्स इज अनइवन, कि इन प्लान्स की जो क्वालिटी है वो बेकार है, अनइवन है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सेवरल आर इमिटेशंस ऑफ प्लान्स ड्राफ्टेड एल्सवेयर, कह रहा है कि बहुत से तो प्लान ऐसे हैं जो कि बाहर के कहीं जो प्लान बने हैं उसकी कॉपी है। इमिटेशन मतलब कॉपी होना। वेयर इम्प्लीमेंटेशंस हैपेंस एट ऑल, कह रहा है कि अगर कहीं भी ये प्लान जो है उनको इम्प्लीमेंट किया गया होगा या फिर उनको लागू किया गया होगा, इट लीन्स हेवनली ऑन शॉर्ट टर्म पैलिविएटिव सच एज वाटर क्योर, तो ये जो प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म के समाधान होते हैं उसके ऊपर झुके होते हैं, जैसे कि वाटर कियोस्क, कियोस्क का मतलब होता है एक स्टॉल, कि कहीं पे छोटे छोटे वाटर स्टॉल बना दिए गए हैं जहाँ लोग पानी पी सकते हैं, गर्मी दूर कर सकते हैं अपनी। पब्लिक एडवाइजरीज, मतलब पब्लिक के लिए चेतावनी एक तरीके से जारी की गई हैं। शेडेड वेटिंग एरियाज एट बस स्टॉप, जहाँ पे बस स्टॉप है वहाँ पे शेडेड एरिया बनाया गया है ताकि लोग जैसे यहाँ पे इस तरीके से बैठे रहें, उनको ऊपर धूप ना पड़े। वाइल दीज मेजर्स सेफ लाइफ्स एट द मार्जिन, कह रहा है कि जबकि ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं ये बहुत ही कम स्तर पर जान को बचा सकते हैं। दे डू नॉट अल्टर द अंडरलाइंग एक्सपोजर ऑफ द टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस, कह रहा है कि ये स्टेप ऐसे नहीं है जो कि लोगों का जो अंदर से मतलब जो एक्सपोजर हुआ है इन सब कंडीशन के सामने, जो उनके अंदरूनी जो मेन समस्याएं हैं उसको चेंज कर सके। जो करोड़ों भारतीय हैं उनके अंदर जो कि काम करते हैं, कम्यूट मतलब जो डेली आते जाते हैं, एंड स्लीप जो सोते हैं, इन कंडीशंस, उन कंडीशंस में दैट आर बिकमिंग, जो कि बन रही हैं इन द मोस्ट क्लिनिकल सेंस ऑफ द वर्ड, कह रहा है कि अगर हम पूरा तथ्यों को दिमाग में रख कर उस बात को सोचें, क्लिनिकल सेंस का मतलब होता है भावनात्मक तौर पर नहीं, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल जितने डाटा हैं उसके बेसिस पर बायोलॉजिकली अनटेनेबल ऐसा सिस्टम बन रहा है, ऐसी कंडीशन बन रही है जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं है वहाँ पे रह पाना ऐसी स्थितियों में। अनटेनेबल मतलब जो चीज़ संभव ना हो। वॉट इंडिया नीड्स इज समथिंग लार्जर एंड मोर एम्बिशियस, कह रहा है कि जो चीज़ भारत को ज़रूरत है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोर एम्बिशियस होनी चाहिए, मतलब गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। अ नेशनल कूलिंग डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, एक राष्ट्रीय कूलिंग सिद्धांत की ज़रूरत है। अ स्केलेबल फ्रेमवर्क, एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसे ढांचे की ज़रूरत है जिसको ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सके। दैट ट्रीट सस्टेन एसेस टू सेफ इंडोर टेम्परेचर, जो कि लगातार पहुंच एक बना सके कि लोगों को
एक सेफ इंडोर टेम्परेचर जो है मिल सके, एज द पब्लिक हेल्थ एंटाइटमेंट टू बी गारंटीड, और जो पब्लिक को हेल्थ का अधिकार है, अच्छी हेल्थ का अधिकार है, उसको गारंटी किया जा सके। एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है। द डॉक्ट्राइन मस्ट बिगिन वेयर द हार्म इज मोस्ट एक्यूट, एक्यूट मतलब सीरियस। कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है, वो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ पे नुकसान सबसे ज़्यादा गंभीर हुए हैं। मैंडेटरी मिनिमम कूलिंग स्टैंडर्ड फॉर इंडोर वर्क प्लेसेस, इस डॉक्ट्राइन के अंतर्गत एक तरीके से मिनिमम कूलिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट कर देना चाहिए इंडोर जितनी भी जगह हैं वहाँ पर, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गया, वेयर हाउसेज हो गए, कमर्शियल किचन्स हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, डिलीवरी हब्स हो गए। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए, मान लो उसको 28, 27 या 26 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं हम लोग, जिससे वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। बैक्ड बाई एन ऑनेस्ट एंड फेयर इंस्पेक्शन रिजीम, रिजीम मतलब व्यवस्था, जिसके पीछे एक ईमानदार और निष्पक्ष जांच व्यवस्था हो। टेक्नोलॉजी विल हैव टू डू द हैवी लिफ्टिंग, कह रहा है कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बाई हैवी लिफ्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा काम करना पड़ेगा। बाई डिप्लॉइंग पैसिव कूलिंग मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी को ऐसे कूलिंग मटेरियल्स को डिप्लॉय करना होगा, मतलब उसको ज़मीनी स्तर पर लाना होगा जो कि पैसिव हो। पैसिव मतलब जिसमें बिजली की जो ज़रूरत है वो यूज़ हो, बहुत ज़्यादा कम हो या बिल्कुल ना हो। रिफ्लेक्टिव रूफिंग डिप्लॉयड एट स्केल, कह रहा है कि जो छतों में एक ऐसा मटेरियल लगाया जाए जिससे रिफ्लेक्शन हो हीट का। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम फॉर डेंस अर्बन जोन्स, जिस शहर में बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉपुलेशन है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम की योजना लगाई जाए। एंड चीपर एंड मोर एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कैलिब्रेटेड फॉर द पिक्यूलरिटीज ऑफ इंडियन ग्रिड्स, और सस्ता और ज़्यादा एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि हमारी जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इंडियन ग्रिड है, मतलब पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसकी विशेषताओं के हिसाब से होना चाहिए। पिक्यूलरिटीज़ का मतलब होता है कि जो यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ की जो विशेषता है, मतलब जैसा हमारा इंडियन सिस्टम में बिजली आती है, मान लो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, और कई बार आती है कई बार जाती है, तो उस हिसाब से हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो। बट द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाई इम्पोर्टिंग सॉल्यूशंस डिज़ाइन फॉर द टेम्परेट, कह रहा है कि लेकिन जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो सकती है अगर हम बाहर से डिज़ाइन जो सॉल्यूशंस है उसको लेके आएंगे जो कि टेम्परेट वेदर के लिए, टेम्परेट वेदर मतलब जो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। वेल्दीज इकोनॉमीज ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बनी हुई जो डिज़ाइनें हैं, अगर उनका हम सॉल्यूशन लेके आएंगे तो उससे हमारी समस्याएं नहीं खत्म होंगी। इंडिया हीट इज़ वेटर, इंडिया की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से गीला करने वाली है, लॉन्गर है, लंबी है, एंड मोर ह्यूमिड, उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, देन द ड्राई यूरोपियन समर, जबकि जो यूरोप में जो गर्मी पड़ती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है। दैट प्रोड्यूस मस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कूलिंग लिटरेचर, और ये यूरोपियन समर ही जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज़्यादातर जो कूलिंग की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं इस समय उनको बनाया है। मोस्ट इंडियंस कैन नॉट एफोर्ड द एनर्जी बिल दैट वेस्टर्न स्टाइल मैकेनिकल कूलिंग इम्प्लिसिटली एज्यूम्स, कह रहा है कि ज़्यादातर भारतीय उस एनर्जी बिल को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो उसका खर्चा दे ही नहीं पाएंगे जिस तरीके की वेस्टर्न स्टाइल मैकेनिकल कूलिंग में खर्चा आता है। इम्प्लिसिटली एज्यूम मतलब जो नेचुरली उनके यहाँ खर्चा जो होते हैं, जो उनका सिस्टम है उसमें आता है, ज़्यादातर भारतीय उसको पे नहीं कर पाएंगे। एज द ग्रिड इन इंडिया, कह रहा है कि क्योंकि जो ग्रिड है भारत का, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है भारत का, इवन ऑन इट्स बेस्ट डेज, अगर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट डेज में भी काम कर रहा है, कैन सप्लाई एटमोस्ट 60% ऑफ इट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो अपनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी जो पूरी क्षमता है उसका सिर्फ 60% इलेक्ट्रिसिटी भारतीयों को प्रोवाइड कर सकता है। देयर इज नो क्विक फिक्स ऑन ऑफर, कह रहा है कि इस समय कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है कि बस तेजी से बताया, क्विकली चीज़ों को बताया और हो गया। बट टू कीप प्रिंटिंग बेस्ट हीट एक्शंस प्लान वाइल इंडोर टेम्परेचर क्लाइम इज नो लॉन्गर अ सीरियस आंसर, कह रहा है कि लेकिन लगातार उसी हीट एक्शन प्लान्स को लोगों के सामने बताते रहना जबकि उनके जो घरों के टेम्परेचर हैं लगातार बढ़ रहे हैं, ये कोई सीरियस आंसर नहीं है।
इट इज अ थिएटर, ये एक तरीके का नाटक है, एक ड्रामा है। क्वेश्चन करो अब। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स डज द पैसेज प्रोवाइड स्पेसिफिक सपोर्टिंग एविडेंस और एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि इन चारों सेंटेंस में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसके एक तरीके से सपोर्ट है इस पैसेज में, उसके लिए एविडेंस भी दिया है और उसको सपोर्ट भी दिया है राइटर ने। हीट एक्शन प्लान्स आर ऑफन डेरिवेटिव। कह रहा है कि हीट एक्शन प्लान जो है वो ज़्यादातर कॉपीड होते हैं, डेरिवेटिव मतलब कॉपीड होते हैं, रादर देन बीइंग टेलर्ड टू लोकल नीड्स। कि मतलब जो ये हीट एक्शन प्लान्स है भारत के, वो एक तरीके से कस्टमाइज नहीं होते हैं जो लोकल ज़रूरत है उसके हिसाब से। हाँ, ये तो बताया गया है, तो ये तो ठीक है। वेस्टर्न स्टाइल मैकेनिकल कूलिंग इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द इंडियन क्लाइमेट। नहीं। द 16th फाइनेंस कमीशन हैज रिड्यूस्ड हीट वेव डेथ थ्रू फंडिंग। ऐसा तो कहीं बताया नहीं है। पैसिव कूलिंग मटेरियल आर करेंटली बीइंग यूज्ड एट अ नेशनल स्केल इन इंडिया। नहीं, ये एक सुझाव था कि इसको यूज करना चाहिए, हो नहीं रहा है। Which of the following statement is false as it pertains to the information given in the passage? इन चारों सेंटेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इंडियाज पावर ग्रिड कैन नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी दैट मैचेस इट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेवल। अभी पढ़ा उन्होंने कि भारत का जो पावर ग्रिड सिस्टम है वो अपनी क्षमता का सिर्फ 60% दे पाता है, पूरा दे नहीं पाता, तो ये तो सही है। NDMA इज सेटिस्फाइड विद द वे रीजनल हीट एक्शन प्लान्स आर करेंटली बीइंग डन। कह रहा है कि NDMA जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है जिस तरीके से हमारा हीट एक्शन प्लान जो है वो काम कर रहा है। नहीं, ये फॉल्स है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। If the claims made in the passage are correct, why would importing solutions from wealthy northern economies be problematic of India? कह रहा है कि अगर claims जो पैसेज में किए गए हैं वो सही हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम अगर बाहर से सॉल्यूशन को लेके आएँ जो वेस्टर्न नॉर्थन कंट्रीज़ हैं, जो इन सबसे ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं, तो वो भारत के लिए समस्या वाला होगा। क्योंकि वो भारत के जैसा हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं होगा। हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमिड है, उनके यहाँ ड्राई है, उनके यहाँ सिस्टम जैसा बना है वो हमारे यहाँ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिकॉज नदर्न नेशंस प्रायोरिटाइज आउटडोर वाटर कियोस्क ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडोर कूलिंग स्टैंडर्ड। ऐसा कहीं नहीं बताया गया। बिकॉज द इंडियन पावर, इसका हिंदी बता दूँ, देखो नॉर्थन नेशन उस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि जो वाटर के स्टॉल हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं, ना कि इंडोर कूलिंग स्टैंडर्ड्स को। इसका कोई मतलब कहीं बताया नहीं गया ऐसा। बिकॉज द इंडियन पावर ग्रिड प्रोवाइड्स अ मच हाइयर कैपेसिटी देन वेस्टर्न कूलिंग सिस्टम आर एबल टू हैंडल। भारत की जो है वो लोअर कैपेसिटी है, हाइयर कैपेसिटी का है, 60% ही अपनी कैपेसिटी का दे पाता है। बिकॉज इंडियन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इकोनॉमिक लिमिट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द नॉर्थ। हाँ, सी एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो भारत का इन्वायरमेंटल फैक्टर है और जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है अगर हम जो अमीर नेशंस हैं या डेवलप्ड नेशन है, एडवांस नेशन है, उनसे तुलना करें तो। विच टेंस इज मेनली यूज इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ हीट एक्शन प्लान्स एंड ऑथर्स आर्गूमेंट। कौन सा टेंस यूज किया गया है जो पैसेज में हीट एक्शन प्लान्स के बारे में बताया गया और जो आर्थर का जो तर्क है उसके बारे में बताया गया। देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। मेथड सेव सिंपल प्रेजेंट है, दे डू नॉट अल्टर द अंडरलाइन, ये ऑथर बता रहा है कि वो उसको चेंज, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। हु वर्क इंडियंस, रिलेटिव यहाँ पे क्लॉज आया है जो कि सिंपल प्रेजेंट में है। दैट आर सिंपल, नहीं ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, चलो कोई नहीं, ज़्यादातर तो सिंपल प्रेजेंट ही है। इंडिया नीड्स इज सम, वाइल वॉट इंडिया नीड्स इज समथिंग लार्जर, ये एक तरीके से फ्रेज है वॉट वाला जो कि नाउन की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दैट ट्रीट फिर सिंपल प्रेजेंट आ गया, एक तरीके से सिंपल प्रेजेंट ज़्यादा है, तो प्रेजेंट सिंपल ही आंसर होगा डी। इन द सेंटेंस वॉट इंडिया नीड इज समथिंग लार्जर एंड मोर एम्बिशियस अ नेशनल कूलिंग डॉक्ट्राइन, द वर्ड डॉक्ट्राइन इज, डॉक्ट्राइन क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल, वर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं, नाउन। सी प्रीपोजिशन तो होगा नहीं, सी हमारा आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखूं समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉल्केनोज चेंज द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय रिलीजिंग गैसेस एंड पार्टिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। कह रहा है कि जो वॉल्केनोज हैं, ठीक है, ज्वालामुखी हैं, वो अर्थ का एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं बहुत ज़्यादा गैसेस को और पार्टिकल्स को बहुत बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर में छोड़कर।
व्हेन अ वोल्केनो डैश इट ब्लास्ट सल्फर डाइऑक्साइड हाई इनटू द स्काई विच रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एरोसेल। कह रहा है कि जब वोल्केनो एक तरीके से फटता है तो उसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से आसमान के ऊपर आता है और वो वाटर से रिएक्ट करता है और एरोसोल बनाता है। ठीक है, लिक्विड का फॉर्म होता है एरोसोल, पता ही होगा, एनसीईआरटी में अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो व्हेन अ वोल्केनो क्या होना चाहिए, डेटोनेट्स, रैप्चर्ड, इरप्ट्स, इफ्यूज। आप डेली जो आर्टिकल पढ़ते हो वोल्केनो का कभी पढ़ा होगा तो सोचो उसके साथ कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं नेचुरली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वर्ड एक ही जैसा मीनिंग दे रहा होता है ना, मगर साथ में कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो रीडिंग से पता चलता है कि कौन सा बार बार कौन सी चीज़ आती है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब डेटोनेट्स का मतलब होता है विस्फोट होना, है ना, एक्सप्लोड होना। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर वोल्केनो भी तो फटता है। हाँ फटता है, मगर डेटोनेट जो है वो ज़्यादातर बम के साथ यूज़ होता है, बॉम्ब के साथ, जैसे द बॉम्ब डेटोनेटेड नियर द हाउस, है ना, तो ये तो मीनिंग आएगा नहीं। रैप्चर्ड का मतलब होता है फटना, टूट जाना। अब ये ज़्यादातर जैसे रैप्चर्ड स्किन की बात हो सकती है या कहीं पाइप की बात हो सकती है, जैसे पाइप रैप्चर्ड हो गई प्रेशर की वजह से, तो इस तरीके से आता है मीनिंग। इरप्ट्स, हाँ इरप्ट्स जो है वो वोल्केनो के साथ यूज होता है जब भी उसका लावा जो इरप्ट होता है, ठीक है, एरप्शन होता है तो यूज हो सकता है। इफ्यूज का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे एक तरीके से बाहर निकलना, जैसे कोई स्मेल है वो प्लांट से या खुशबू से बाहर, सॉरी फ्लावर से बाहर निकलती है, तो ये मीनिंग नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, इरप्ट्स होगा। ठीक है, सिंस एरोसॉल्स डैश सनलाइट अ पावरफुल eruption कैन एंड अप कूलिंग द अर्थ सरफेस फॉर मैनी ईयर्स, लार्ज eruptions ऑल्सो। कह रहा है कि क्योंकि जो एरोसॉल्स होते हैं वो सनलाइट को क्या कर देते हैं, कुछ तो कर ही देते होंगे, जिसकी वजह से आगे लिखा हुआ है कि ये जो पावरफुल एरप्शन होता है वोल्केनो से वो धरती की सतह को काफ़ी सालों के लिए ठंडा रख सकता है। अब इसका मतलब ये जो एरोसॉल एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं वो सनलाइट जो आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, उनकी इंटेंसिटी को कम कर दे रही है। इसी वजह से जो गर्मी है वो एटमॉस्फेयर में उतनी रह नहीं पा रही है। डेसिपेट, एरोसॉल डेसिपिएट सनलाइट, ये इसका मतलब भी होता है ख़त्म करना, समाप्त करना, मगर यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में सही से बैठेगा नहीं। स्कैटर का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना। अब स्कैटरिंग फिनोमेना बहुत बार सुना होगा। स्कैटर जो है वो लाइट के लिए कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये हो सकता है। रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ा है फिजिक्स में, तो क्या रिफ्रैक्ट जो है वो स्कैटर से रिलेटेड नहीं होता। अब रिफ्रैक्शन में भी थोड़ा बहुत स्कैटरिंग फिनोमेना आता है, मगर उस तरीके से नहीं आता जितना स्कैटरिंग में आता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत करो, तो ये नहीं होगा। स्क्वेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, जैसे हम पैसे को खराब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो उसको स्क्वेंडर का मतलब कहते हैं, तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है कि जो एरोसेल है वो सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं, तो बी करेक्ट आंसर है। Dash clouds of ash and dust that block sunlight around the eruption site while most of the ash falls back down in a few weeks। क्या कह रहा है कि ये जो बहुत बड़ा लार्ज इरप्शंस होते हैं ऑल्सो डैश क्लाउड ऑफ एशेस, मान लो ये वॉल्केनो है, ठीक है, यहाँ से इरप्शन हुआ, तो इससे क्या हो रहा है कि ये एक ऐश जो राख होती है उसका क्लाउड बना देते हैं, है ना, डस्ट बना देते हैं, जो कि सनलाइट को आने से उस पर्टिकुलर एरिया में रोकता है। हालांकि कुछ हफ्तों बाद ये जो ऐश है वो धीरे धीरे गिर जाता है। क्या होना चाहिए, एस्क्यूड। एस्क्यूड का मतलब होता है धीरे धीरे से किसी चीज़ का निकलना, जैसे द फ्लावर एस्क्यूड्स फ्रेग्रेंस, है ना, तो ये मतलब नहीं आ रहा है। रीगर्जिटेट, रीगर्जिटेट का मतलब होता है, कैसे बताएं इसको, वॉमिट करना। जैसे कभी देखा होगा चिड़िया को अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए क्या करती है, पहले खा के आती है, फिर वॉमिट करती है, फिर उनके मुंह में डालती है, उसी चीज़ का मतलब है यहाँ पर। स्प्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से बाहर फेंकना, बहुत तेज़ी से, जैसे ये वॉल्केनो है तो उसका अंदर का लावा बहुत तेज़ी से बाहर आता है, तो हो सकता है ये। एक्सपेक्टोरेट का मतलब होता है एक तरीके से स्पिट आउट, है ना, थूकना, तो यहाँ पे मतलब नहीं है, तो बेस्ट क्या है, सी होगा हमारा। इरप्शंस ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा है कि ये जो इरप्शंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। वाइल जबकि मॉडर्न ह्यूमन एक्टिविटी प्रोड्यूसेस मच मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन वॉल्केनोज, कह रहा है कि जो मॉडर्न ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है वॉल्केनोज की तुलना में। इरप्शंस थ्रू आउट हिस्ट्री हैव हेल्प ड्राइव लॉन्ग टर्म वार्मिंग ट्रेंड्स, कह रहा है कि फिर भी जो क्या कहते हैं वॉल्केनो से जो इरप्शन होता है उसने पूरे इतिहास में लगातार मदद करी है कि एक हल्की सी जो गर्माहट बनी हुई है अर्थ में, उसमें कुछ ना कुछ उसकी भी एक तरीके से मदद रही है।
दे ऑल्सो डैश कंपाउंड दैट कैन क्रिएट एसिड रेन और डैमेज द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। वो कुछ ऐसे कंपाउंड भी छोड़ता है जिससे एसिड रेन बनती है और जो कि क्या कहते हैं ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या होना चाहिए? एमिनेट। एमिनेट का मतलब होता है ओरिजिनेट, मतलब कहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है। दे ऑल्सो एमिनेट कंपाउंड्स नहीं। सिक्रीट, सिक्रीशन हार्मोन्स सुना होगा, हार्मोन जो है उसके साथ हम सिक्रीट्स का यूज़ करते हैं, जैसे द ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स, तो मतलब नहीं है। इंस्टिल का मतलब होता है किसी चीज़ को आपके अंदर डाल देना, जैसे डिसिप्लिन को आपके अंदर इंस्टिल कर दिया जाए, है ना, उसको डाल दिया जाए। टीचर्स इंस्टिल डिसिप्लिन, जो टीचर्स होते हैं वो क्या है, वो डिसिप्लिन को आपके अंदर डालते हैं, मतलब नहीं आ रहा है। दे ऑल्सो एमिट, एमिट सही है यहाँ पर, क्योंकि हार्मफुल गैसेस के लिए हम एमिट का यूज़ बहुत बार देखते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एमिट हार्मफुल गैसेस, है ना, तो यहाँ पे भी यही सही है। दे ऑल्सो एमिट कंपाउंड दैट कैन क्रिएट एसिड रेन, तो डी जो है करेक्ट। टेकन टुगेदर वॉल्केनिक इरप्शंस हैव कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। कह रहा है कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस है वो लगातार अर्थ के क्लाइमेट को उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स यूज्ड सैटेलाइट टू स्टडी द 2020 हुंगा हापाई एरप्शन इन द साउथ पैसिफिक। कह रहा है कि रिसर्चर ने सैटेलाइट की मदद से 2022 में हुए इरप्शन, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन था साउथ पैसिफिक में हंगा तंगा में, उसको स्टडी किया है। दे फाउंड, उनको मिला क्या है, द वॉल्केनो रिलीज मैसिव क्वांटिटीज ऑफ मीथेन इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, कि वॉल्केनो ने जो इरप्शन लिया है उससे बहुत बड़ी मात्रा में जो मीथेन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो लेयर होती है स्काई की उसमें पाया गया है। वेयर वॉल्केनिक एश ट्रिगर्ड केमिकल रिएक्शन दैट टर्न द मीथेन इनटू फॉर्मल्डिहाइड, जहाँ पे ये पाया गया है कि जो ये वॉल्केनिक से निकली हुई ऐश है उसने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में मीथेन था वो फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो गया है। साइंटिस्ट हैव सेड द फाइंडिंग्स कुड पॉइंट द वे टू न्यू वेज टू स्लो ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि इसने एक नया रास्ता दिया है जिससे हम जो ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या है उसको धीमा कर सकते हैं। सिंस मीथेन इज अ डैश ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि जो मीथेन है वो क्या है, कैसी गैस है, ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट ज़्यादातर इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, भगवान के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गैस के लिए तो यूज़ नहीं होगा। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, सिंस मीथेन इज अ रोबस्ट ग्रीन हाउस गैस, एक तरीके से फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना, तो नहीं होगा। विरुलेंट का मतलब होता है डेंजरस, सिंस मीथेन इज अ विरुलेंट ग्रीन हाउस गैस। ये जो विरुलेंट है ना, ये ज़्यादातर डिजीज़ या इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। पोटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या फिर पावरफुल, तो मीथेन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 देखो, ये क्या है, पैराजम्बल है, एक बार खुद से अरेंज करने की कोशिश करो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ एवर शियांग कॉशन, शियांग कौन है, हाउ एवर लगा हुआ है, हालांकि लगा हुआ है, तो ये इससे तो स्टार्टिंग कर नहीं सकते, हटा दो। ताइवानीज टेक हार्डवेयर जाइंट फॉक्सन रिसेंटली लॉग्ड अ रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एट द बूमिंग मार्केट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स ड्राइव ग्रोथ। ठीक है, ये तो नया टॉपिक एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ है कि ताइवानीज एक टेक हार्डवेयर जाइंट कंपनी है जिसका नाम फॉक्सॉन है, उसने हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर प्रॉफिट दर्ज किया है पहले क्वार्टर में, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो बी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ही किसके लिए यूज़ हुआ है नहीं पता। अनाउंसिंग दीज किसके लिए यूज़ किया है, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। इम्प्रेसिव रिजल्ट्स किसके, कौन से इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं पता, तो बी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बता दिया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी वजह से उनको काफ़ी उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पे प्रॉफिट को दर्ज किया है। किस कंपनी ने, फॉक्सॉन ने। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, ए को देखो, हाउ एवर हालांकि, शियांग कॉन्शन दैट द इंटरनेशनल पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक, यहाँ पे शियांग जो तुरंत तो नहीं आना चाहिए, ही नहीं आएगा। अब इसको देखो, अनाउंसिंग दीज इम्प्रेसिव रिजल्ट, अच्छा ये जो बहुत रिकॉर्ड स्तर में उन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है उसकी बात हो रही है कि ये जो इम्प्रेसिव रिजल्ट हैं उसको अनाउंस करते हुए रोटेटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एल नहीं होगा यहाँ पर, ये जो सीईओ हैं जिनका नाम है माइकल शियांग, अच्छा अब इसके बाद ये ए आएगा, स्टेटेड, उन्होंने ये कहा है दैट बोथ नेट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैड हिट रिकॉर्ड हाई,
कि जो नेट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड स्तर पे उन्होंने वो पहुंच गए। ठीक है, तो बी डी आ सकता है। अब जब सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था कि ए में उन्होंने फिर से एक कंट्रास्ट दे दिया। हालांकि शियांग ने चेतावनी दी है, कॉशन किया है लोगों को दैट द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप इज स्टिल इवॉल्विंग रैपिडली, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक जो पूरा चित्र चल रहा है, एक तरीके से पूरी स्थितियां चल रही हैं, वो अभी भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, इवॉल्विंग रैपिडली, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्री, और उसके अंदर क्षमता है कि वो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकती है, उसके प्रॉफिट में भी एक तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है सी, कि इस बात को उन्होंने ऐड किया है, ही एडेड दैट डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, उन्होंने इस बात को बोला कि इन दिक्कतों के बावजूद भी दे रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस ईयर्स थैंक्स टू द कंपनीज रिलेटिवली सॉलिड ऑपरेशनल रेजिलियंस। कह रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस बार ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक तरीके से आशावादी हैं इस साल को लेकर, क्योंकि उनके यहाँ जो कंपनी में ख़राब समय में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करने की जो क्षमता है उसकी वजह से उनको इस साल भरोसा है कि उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो बी डी ए जो है सी करेक्ट सीक्वेंस लग रहा है, तो ए हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।